नमस्कार। थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट में दो टॉपिक बचे हैं, एक तो पोइटिक ड्रामा और क्लोजर ड्रामा। तो आज की वीडियो में हम पोइटिक ड्रामा को देखते हैं। पोइटिक ड्रामा को आप वर्स ड्रामा भी कह सकते हैं, इमेजिनेटिव ड्रामा भी कह सकते हैं। अच्छा, पोइटिक ड्रामा जैसा कि अगर आपने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ी है ड्रामा की, जो ड्रामाज शुरू में लिखे गए हैं, जहाँ से इतिहास शुरू होता है नाटकों का, तो वो पोइटिक ड्रामा ही हैं। जैसे आप ग्रीक लिटरेचर का अगर पढ़ें तो वो जो ग्रीक ड्रामा थे वो पोइट्री में ही लिखे जाते थे, वर्स में ही लिखे जाते थे, प्रोज में नहीं लिखे जाते थे। हमारे भी संस्कृत के जो नाटक थे वो वर्स फॉर्म में लिखे गए थे। और जो शेक्सपियर के नाटक आपने मेरे साथ पढ़े हैं, डॉक्टर फोस्टस भी पढ़ा है, क्रिस्टोफर मार्लो का नाटक, तो वो भी वर्स ड्रामा है, वो वर्स में ही लिखे गए हैं। लेकिन बाद में ड्रामा प्रोज में लिखा जाने लगा। लेकिन 20वीं सेंचुरी में फिर से एक रिवाइवल हुआ वर्स ड्रामा का। तो यहाँ जो डिस्कस किया जाएगा या आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वर्स ड्रामा का, वो वही एक तरीके से रिवाइवल वाला ही टॉपिक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। रिएक्शन अगेंस्ट द रियलिस्टिक ड्रामा। तो 20वीं सेंचुरी में जो ये वर्स ड्रामा लिखा गया है या पोइटिक ड्रामा लिखा गया है, ये एक रिएक्शन है। किसके खिलाफ? रिएक्शन में प्रतिक्रिया होती है, अगेंस्ट माने खिलाफ और रियलिस्टिक माने वास्तविक ड्रामा, जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और जॉन गोल्सवर्दी ने लिखा है। तो इस ड्रामा के खिलाफ एक तरीके की प्रतिक्रिया है ये ड्रामा। द पोइटिक ड्रामा और वर्स ड्रामा, यानी ये जो वर्स ड्रामा यानी काव्य वाला जो नाटक है, एरोज माने पैदा हुए, एज अ रिएक्शन एक प्रतिक्रिया के रूप में, अगेंस्ट द रियलिस्टिक, डोमेस्टिक एंड नेचुरलिस्टिक ड्रामा। यानी रियलिस्टिक वास्तविक होता है, डोमेस्टिक घरेलू और नेचुरलिस्टिक यानी प्रकृतिवादी ड्रामा ऑफ बर्नार्ड शॉ एंड गोल्सवर्दी। तो बर्नार्ड शॉ गोल्सवर्दी दोनों से आप परिचित हैं। और बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन सिलेबस में भी है आपके, जो कि मैं शुरू करूँगी जल्दी ही। हेमलेट को ख़त्म करने के बाद मैं यही शुरू करने वाली हूँ। गोल्सवर्दी से आप परिचित हैं तो वो प्रॉब्लम प्लेज लिखते हैं, और उनके जो प्रॉब्लम प्लेज हैं वो इस वक्त की जो समस्याएं हैं, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो अपने नाटकों में दिखाते हैं। तो ये रियलिस्टिक ड्रामा है उनका। तो इसके खिलाफ एक रिएक्शन है पोइटिक ड्रामा। द थर्ड एंड फोर्थ डिकेड्स ऑफ द 20वीं सेंचुरी, यानी तीसरा और चौथा दशक 20वीं शताब्दी का, विटनेस्ड अ रिनेसा। ये इन दोनों दशकों में एक रिनेसा आया, एक तरीके से पुनर्जागरण हुआ ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना का, एंड वर्ड्स और काव्य का, इन द डोमेन ऑफ ड्रामा यानी नाटक के क्षेत्र में। दो हालांकि एन एलिमेंट एक तत्व ऑफ पोइटिक फैंटासी यानी काव्यात्मक कल्पना का वॉज डिस्कवर्ड देखा गया इन द थिएटर नाटकों में बिटवीन 1890 एंड 1920 1890 से 1920 के बीच में। बट दिस क्वालिटी वॉज सबऑर्डिनेट, लेकिन ये जो खासियत थी वो सबऑर्डिनेट मतलब कि गॉड थी टू द रियलिस्टिक टेंडेंसी। जो रियलिस्टिक यानी जो वास्तविक ड्रामा था, वास्तविकता से संबंधित जो टेंडेंसी थी, यानी जो ड्रामा में विषय वस्तु थी वास्तविकता से संबंधित, उसके कंपैरिजन में ये जो पोइटिक फैंटासी थी वो द्वितीयक थी, यानी प्राइमरी नहीं थी। प्राइमरी लेवल पे क्या था? रियलिस्टिक टेंडेंसी थी। अब जो नाटककार हैं जिन्होंने ये पोइटिक ड्रामा लिखा है, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। स्टीफन फिलिप्स, इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ये हैं 1864 से 1915 तक, यानी 1864 में इनका जन्म हुआ और 1915 में डेथ हुई। बुक में 68 लिखा हुआ था तो वो काट के मैंने ऊपर 4 लिख दिया आपके लिए। वन ऑथर ऑफ इम्पोर्टेंस, एक लेखक जो कि महत्वपूर्ण है, एमंग देम इन लोगों के बीच में, यानी जिन लोगों ने वर्स ड्रामा लिखा है, वॉज स्टीफन फिलिप्स। वो स्टीफन फिलिप्स हैं। जो चीज़ें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी थी वो मैंने आपके लिए काट दी हैं बुक में से, और जो सही हैं वो मैंने आपको मार्क कर रखी हैं। ही रिमेन्ड स्ट्रिक्टली फेथफुल, तो वो स्ट्रिक्टली फेथफुल रहे यानी वफादार रहे टू द वर्स फॉर्म
यानी वर्स ड्रामा की फॉर्म के प्रति वो वफादार रहे, यानी उन्होंने वर्स में लिखे हैं ड्रामाज। हिज फर्स्ट सक्सेस केम, उनकी पहली सफलता उनको मिली विद पाओलो एंड फ्रांसेस्का, ये उनके नाटक का नाम है 1900। एंड दिस एस्टेब्लिश्ड हिम, और इस नाटक ने उनको स्थापित किया इन द लिटरेरी वर्ल्ड, साहित्यिक संसार में। हिज लेटर प्लेज, उनके जो बाद के नाटक हैं, हेरोड, यूलिसिस, द सिन ऑफ डेविड एंड नीरो, इनके नाम याद कर लीजिएगा। आपको भले ही डेट्स याद न रहें, ये हेरोड 1900 में लिखा गया है, यूलिसिस 1902 में लिखा गया है, सिन ऑफ डेविड 1904 में लिखा गया है, नीरो 1906 में लिखा गया है। तो सन न याद रहें, लेकिन नाम ज़रूर याद रखिएगा कि कौन सा नाटक किसने लिखा है। कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन, तो इन नाटकों ने उनकी पोजीशन को कंसोलिडेट कर दिया, मतलब कि मजबूत कर दिया। फिर अगला नाम है जॉन ड्रिंकवाटर का, और इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दे रखी हैं 1882 से 1937। जॉन ड्रिंकवाटर टू एंडेवर्ड, जॉन ड्रिंकवाटर ने भी कोशिश की टू री एस्टेब्लिश, यानी पुनर्स्थापित करने की, द पोइटिक प्ले, काव्य वाले नाटक को, एज अ डोमिनेंट फोर्स इन द थिएटर, डोमिनेंट माने मुख्य ताकत के रूप में, इन द थिएटर, नाटकों में या रंगमंच पर। हिज इम्पोर्टेंट प्लेज आर, उनके मुख्य नाटक हैं रिबेलियन 1914 में, द स्टॉर्म 1915, द गॉड ऑफ क्वाइट, और एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, अ नाइट ऑफ द ट्रोजन वॉर। ये अक्सर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है, ये वाला नाटक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। दीज आर वेरी इफ़ेक्टिव पोइटिक प्लेज, ये बड़े प्रभावशाली पोइटिक प्लेज हैं, यानी काव्यात्मक नाटक हैं। फिर अगला नाम आता है W.B. यीट्स का, और W.B. यीट्स इस मामले में बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, आयरिश लेखक हैं। और W.B. यीट्स और T.S. एलियट, इन दो के नाम बहुत प्रमुखता से आते हैं। जब बात पोइटिक ड्रामा की होती है तो दो राइटर्स के नाम जो सबसे पहले लिए जाते हैं वो W.B. यीट्स और T.S. एलियट की लिए जाते हैं 20th सेंचुरी में। W.B. यीट्स वॉज कनेक्टेड विद एबी थिएटर डबलिन, तो W.B. यीट्स कनेक्टेड थे, मतलब संबंधित थे विद एबी थिएटर से, जो कि डबलिन में है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। एंड इट्स आयरिश प्लेयर्स कंपनी, और उसकी जो आयरिश प्लेयर्स कंपनी थी, इट वॉज इन द एबे थिएटर, ये एबे थिएटर में ही हुआ, दैट मोस्ट ऑफ हिज प्लेज वर स्टेज्ड, कि उनके ज़्यादातर नाटकों का मंचन हुआ वो एबे थिएटर में ही हुआ। ही वॉज वन ऑफ द डोमिनेंट यूरोपियन फिगर्स, ही वॉज वो थे वन ऑफ द डोमिनेंट, यानी मुख्य यूरोपियन फिगर्स में से एक, इन द डेवलपमेंट मीन्स विकास में, ऑफ द पोइटिक एंड सिम्बॉलिक प्ले, यानी काव्यात्मक और सिम्बॉलिक होता है प्रतीकात्मक नाटक के विकास में वो उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। हिज बेस्ट प्लेज आर, उनके सबसे अच्छे नाटक हैं द काउंटेस कैथलीन, द शैडोई वाटर्स, द आर ग्लास, द किंग्स थ्रेशोल्ड एंड 4 plays for dancers. All these plays are among the finest poetic plays. ये सभी नाटक सबसे अच्छे वर्स ड्रामा में गिने जाते हैं, सबसे अच्छे पोइटिक काव्यात्मक नाटकों में गिने जाते हैं ऑफ हिज टाइम, उनके समय के। हाउएवर, लेकिन दे सफ़र फ्रॉम, यानी उनमें कमी भी है, टू ग्रेट लिरिकल फर्वर, टू माने ज़रूरत से ज़्यादा, ग्रेट मीन्स महान, लिरिकल यानी काव्यात्मक, फर्वर माने उत्साह, यानी बहुत ज़्यादा काव्यात्मकता है ये, मतलब टू मच एक्सेस तो हर चीज़ की बुरी होती है ना, तो इसमें एक्सेस है, थोड़ी सी ये कमी है, लिरिकल फर्वर, एंड फ्रॉम अ लैक ऑफ एक्शन, और उसमें एक्शन की कमी है उनके नाटकों में, तो ये थोड़ी सी कमियां हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, रिटर्न टू द एलिजाबेथन वर्स, ये जो नाटक थे वर्स ड्रामा 20th सेंचुरी के, वो एक तरीके से रिटर्न था, यानी वापस लौटना था टू द एलिजाबेथन वर्स। मैंने आपको बताया एलिजाबेथन एज में यानी कि 16th सेंचुरी में, जबकि क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर हुए हैं, दोनों ही महारथी थे, बहुत अच्छे उन्होंने
ड्रामा लिखे और वर्स ड्रामा उन्होंने लिखा। उनका जो ड्रामा है वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। ये मैंने कई बार आपको बताया है। तो ये जो 20th सेंचुरी में पोइटिक ड्रामा है ये एक तरीके से रिटर्न टू द एलिजाबेथन थिएटर है। द पोइटिक ड्रामेटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के जो काव्यात्मक नाटककार हैं, रिटर्न्ड, वो वापस लौटे टू ब्लैंक वर्स की ओर, एंड फिगरेटिव प्रोज, और फिगरेटिव मीन्स जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है, अलंकारिक, प्रोज माने गद्य की ओर, ऑफ द एलिजाबेथन एज, यानी एलिजाबेथन युग की, कैरिड टू अ हाइट ऑफ ग्लोरी, जिसको एक हाइट माने ऊंचाई, ऑफ ग्लोरी मीन्स वैभव की ऊंचाई तक ले जाया गया था। किसके द्वारा? बाय मार्लो एंड शेक्सपियर। तो क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर के मैंने नाम लिया था, तो इन दोनों के द्वारा ले जाया गया ऊंचाइयों तक। बट दे ऑल्सो मेड सर्टेन मॉडिफिकेशंस इन दैम, बट लेकिन, दे माने उन्होंने, और यहाँ दे किसके लिए आया है? 20th सेंचुरी के जो वर्स ड्रामेटिस्ट हैं उनके लिए आया है। दे ऑल्सो मेड सर्टेन मॉडिफिकेशंस, उन्होंने कुछ सुधार भी किए हैं इन दैम, उनमें, इन ऑर्डर टू ब्रिंग देयर पोइट्री इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, ब्रिंग लाने के लिए, देयर पोइट्री अपनी कविता को, इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी क्लोज माने घनिष्ठ, कॉन्टैक्ट माने संपर्क, विद रियलिटी वास्तविकता से, तो वास्तविकता के घनिष्ठ संपर्क में लाने के लिए उन्होंने कुछ सुधार किए हैं। एंड ट्राइड, और उन्होंने कोशिश की, टू डिपार्ट मीन्स थोड़ा अलग जाने की, फ्रॉम द एलिजाबेथन ट्रेडिशन, यानी एलिजाबेथन परंपराओं से। दे एडेप्टेड, उन्होंने अनुकूलन किया, द अर्लियर वर्स फॉर्म्स, अर्लियर मैंने पहले की, वर्स फॉर्म यानी काव्यात्मक फॉर्म्स का, एज टू मेक देम वंस मोर, यानी टू मेक देम उनको बनाने के लिए, वंस मोर एक बार फिर से, अ वाइटल मीन्स एक सजीव साधन, ऑफ ड्रामेटिक एक्सप्रेशन नाटकीय अभिव्यक्ति का। अब यहाँ अगला नाम आता है गॉर्डन बॉटमली का। गॉर्डन बॉटमले, इनकी डेट ऑफ बर्थ 1874 में पैदा हुए और 1948 में इनकी डेथ हुई। द डिस्टिंक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ गॉर्डन बॉटमले, यानी जो डिस्टिंक्टिव माने होता है खास, कंट्रीब्यूशन होता है योगदान, तो जो खास योगदान है ऑफ गॉर्डन बॉटमले टू द लिटरेचर, साहित्य के प्रति जो उनका योगदान है, ऑफ हिज टाइम, उनके समय का, वॉज इन पोइटिक ड्रामा, वो था पोइटिक ड्रामा में। ही कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने योगदान दिया, नोटेबली उल्लेखनीय रूप से, द क्रायर बाय नाइट, ये उनकी रचनाएं हैं, मिडसमर ईव, द किंगलियर्स वाइफ एंड ग्रुएप। इन दीज प्लेस, इन नाटकों में, ही मेड अ न्यू स्टार्ट, उन्होंने एक नई शुरुआत की, फॉर दिस पर्पज़, इस उद्देश्य से, ही लुक्ड रेदर टू द क्लासिकल ड्रामा, उन्होंने अपेक्षाकृत क्लासिकल ड्रामा की ओर देखा, शास्त्रीय नाटक, मैंने आपसे बात की ना ग्रीक ड्रामा की, जैसे इडिपस रेक्स है, अक्सर सिलेबस में रहता है, या फिर आपने अरिस्टोटल का पोइटिक्स पढ़ा हो, वहाँ वो जिस ड्रामा की बात करता है वो पोइटिक ड्रामा है और वो क्लासिकल ड्रामा है। तो उन्हीं ड्रामा से इंस्पिरेशन ली, ऑफ ग्रीस, यूनान के, एंड टू द नो स्टेज ऑफ जापान, और जापान से उन्होंने प्रेरणा ली, देन बजाय टू द एलिजाबेथन थिएटर, एलिजाबेथन थिएटर की बजाय। ऑल्दो, हालांकि, ही टर्न्ड, वो मुड़े, पार्टली, आंशिक रूप से, एटलीस्ट टू शेक्सपियर, कम से कम शेक्सपियर की ओर, इन हिज लास्ट 2 प्लेज, अपने 2 अंतिम नाटकों में, उनके जो 2 अंतिम नाटक हैं उनमें शेक्सपियर का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादातर नाटकों में उन्होंने ग्रीक ड्रामा को फॉलो किया है, यूनानी नाटककारों को फॉलो किया है। फिर नेक्स्ट ऑथर हैं लेस्लीज एवरक्रॉम्बी। लेस्लीज एवरक्रॉम्बी वॉज अ पायोनियर इन पोइटिक ड्रामा। ये एवरक्रॉम्बी एक पायोनियर माने अग्रदूत होते हैं, पोइटिक ड्रामा के ये अग्रदूत थे। हिज फर्स्ट वर्स ड्रामा, उनका जो पहला काव्यात्मक नाटक है डेबोरा, अपीयर्ड इन 1913, ये 1913 में आया। हिज लेटर प्लेज आर, उनके बाद के नाटक हैं द एडर, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, द स्टेयरकेस,
द डेजर्टर एंड फिनिक्स। सिंस ही वॉज अ पोइट, क्योंकि वो एक कवि थे, हिज लैंग्वेज इज़ हाईली इमेजिनेटिव, उनकी भाषा बहुत ज़्यादा कल्पनात्मक है। फिर नाम आता है टी.एस. एलियट का, जो कि पैदा हुए थे 1888 में और उनकी मृत्यु हुई 1965 में। टी.एस. एलियट ऑल्सो अप्लाइड पोइट्री टू द स्टेज। तो टी.एस. एलियट ने भी अप्लाइड माने लागू की पोइट्री, कविता टू द स्टेज, रंगमंच पर, एंड इंडिकेटेड और उन्होंने दिखाई फ्रेश पॉसिबिलिटीज़, नई संभावनाएं इन द पोइटिक ड्रामा, काव्यात्मक नाटक में। हिज मर्डर इन द कैथेड्रल, ये उनका बहुत ज़्यादा फेमस ड्रामा है, अक्सर सिलेबस में रहता है। रिटन फॉर द एनुअल फेस्टिवल, जो कि लिखा गया था सालाना उत्सव के लिए, ऑफ कैंटरबरी कैथेड्रल, कैंटरबरी कैथेड्रल के, फॉर्म्ड अ डिस्टिंक्ट माइलस्टोन। फॉर्म्ड माने इस नाटक ने बनाया, अ डिस्टिंक्ट माने खास, माइलस्टोन माने मील का पत्थर, इन द जर्नी माने यात्रा में, टूवर्ड द रिवाइवल ऑफ मॉडर्न पोइटिक ड्रामा, जो आधुनिक काव्यात्मक नाटक का रिवाइवल है, पुनर्जीवन है या पुनर्जागरण है, उसमें मुख्य भूमिका इस नाटक ने निभाई। हिज अदर प्लेज आर, उनके और नाटक हैं द फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क एंड द एल्डर स्टेट्समैन। हिज मर्डर इन द कैथेड्रल इनिशिएटेड, उनका जो नाटक है मर्डर इन द कैथेड्रल, इसने इनिशिएटेड माने शुरुआत की, द प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों की, एक्सपाउंडेड, जो कि बताए गए हैं, इन हिज पोइट्री एंड ड्रामा लेक्चर्स, उनके जो पोइट्री और ड्रामा पर लेक्चर्स हैं 1952 में प्रकाशित हुए, एंड मॉडल्ड ऑन क्रिश्चियन एंड ग्रीक थॉट, एंड मॉडल और जो आधारित हैं क्रिश्चियन यानी कि ईसाई एंड ग्रीक और यानी कि यूनानी थॉट्स, विचारों पर। द फैमिली रियूनियन इज़ अ वर्स प्ले, फैमिली रियूनियन एक काव्यात्मक नाटक है, इन 2 पार्ट्स, 2 भागों में, एंड 6 सीन्स और 6 दृश्यों में, एंड इज़ हाईली मेटाफिजिकल, और ये बहुत ज़्यादा मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल जो बियॉन्ड फिजिकल होता है उसको मेटाफिजिकल बोला जाता है, यानी भौतिकता से परे। द कॉकटेल पार्टी इज़ अ 3 एक्ट कॉमेडी, कॉकटेल पार्टी एक 3 एक्ट की कॉमेडी है, इन वर्स फॉर्म में यानी काव्यात्मक रूप में। इन हिज पोइटिक प्लेज, अपने काव्यात्मक नाटकों में, इलियट पुट्स इनटू ऑपरेशन, यानी इलियट लागू करते हैं हिज थियरी, अपने सिद्धांत को, दैट के वर्स ड्रामा शुड कन्फर्म टू, यानी वर्स ड्रामा को, काव्यात्मक नाटक को, शुड कन्फर्म टू मतलब कि बंधे रहना चाहिए, किससे, नेचुरल स्पीच, स्वाभाविक भाषा से, रिदम्स लय से, एंड नॉट टू बी कॉन्शियसली पोइटिक, और उसको कॉन्शियसली माने जानबूझकर काव्यात्मक पोइटिक नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नेचुरल स्पीच रिदम है, जब हम बोल रहे होते हैं वो भी तो एक रिदम होती है, जब जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो उसमें एक लय है ना, उसमें एक रिदम है, तो जो नेचुरल रिदम है उस तक रहना चाहिए। जैसे कि जो ब्लैंक वर्स है ना, ब्लैंक वर्स जो है वो हमारी भाषा के बिल्कुल करीब होती है, जो हम रोज़मर्रा में बोलते हैं लैंग्वेज, उसके बिल्कुल करीब होती है ब्लैंक वर्स। होती तो वो वर्स है, होती तो वो कविता है, लेकिन लगती नहीं कि वो कविता है। तो उसी तरीके से नेचुरल स्पीच होनी चाहिए, ये इलियट का मानना था। फिर नाम आता है W.H. ऑडेन का, इनका जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 1973 में हुई थी। इन कोलैबोरेशन विद हिज फ्रेंड, कोलैबोरेशन माने साथ मिलकर, विद हिज फ्रेंड अपने दोस्त क्रिस्टोफर इशरवुड ऑडेन, अपने दोस्त क्रिस्टोफर इशरवुड ऑडेन के साथ मिलकर रोट फॉर परफॉर्मेंस, उन्होंने परफॉर्मेंस यानी मंचन के लिए, रंगमंच के लिए लिखा द डॉग बीनीथ द स्किन, ये उनकी रचना है। दिस प्ले वॉज फॉलोड बाय द एसेंट ऑफ F6 इन 1936,
और इसके बाद ये द एसेंट ऑफ F6 लिखा गया, एंड बाय अ मेलोड्रामा, और उसके बाद एक मेलोड्रामा क्या होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नाटकीयता होती है, ऑन द फ्रंटियर। फिर ये नाटक आया इनका इन 1938 में। कंक्लूज़न, निष्कर्ष क्या निकला? दिस इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, ये रोचक विकास इन द थिएटर, रंगमंच में, केम टू अ हॉल्ट यानी ठहर गया, विद द कमिंग ऑफ द वॉर यानी युद्ध होने पर। बट इट वॉज होप्ड, लेकिन ये उम्मीद की गई, दैट द ड्रामेटिक पोइट्री के नाटकीय काव्य वुड बी रिज्यूम्ड, पुनः शुरू किया जाएगा। इट वॉज नोटवर्दी, ये देखने लायक था, दैट के वॉर हैड बेयरली एंडेड, युद्ध मुश्किल से ख़त्म ही हुआ था, इन अगस्त 1945, अगस्त 1945 में। मिस्टर मार्टिन ब्राउन, तो मिस्टर मार्टिन ब्राउन ने ओपनड, खोल दिया, एज पोइट्स प्ले हाउस, पोइट्स प्ले हाउस यानी कवियों का नाटक घर, एंड प्रोड्यूस्ड, और उन्होंने प्रोड्यूस किए यानी कि मंचन किया, प्रस्तुत किए, ऑल T.S. Eliot's प्लेज, सारे T.S. Eliot के नाटक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही होगा वर्ड्स ड्रामा के लिए, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्लोजेट ड्रामा की, और उसके साथ आपकी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाएगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।